गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, वो सर्विस मैटर। सर्विस मैटर में स्पेशली किसी को जब सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर पनिशमेंट किया जाता है, तो इस संदर्भ में ऐसे किसी एम्प्लॉय का क्या लीगल रेमेडीज है, वो कहाँ जाएंगे, कैट में जाएंगे या हाई कोर्ट में जाएंगे या फिर डिपार्टमेंटल अपील अथॉरिटी है तो वहाँ कोई रेमेडीज लेने के लिए पहुँचेंगे। ये सारे विषय में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी एम्प्लॉय को जब कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है तो उसका क्या रूल रेगुलेशंस है, यानी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी प्रोसीड्योर्स क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, डिपार्टमेंटल proceeding against a public servant has to go through various स्टेप के थ्रू डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग को करना होगा। और ये जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स की अगर लेकुना को आपने बहुत बढ़िया से पॉइंट आउट कर लिया तो निश्चित रूप से आपको आगे आपको रिलीफ मिलेगा, आइदर कैट में या हाई कोर्ट में। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स की क्या रूल रेगुलेशंस है। वो कोई भी डिपार्टमेंट किसी आदमी को ऐसे ही पनिशमेंट या उसके सर्विस को से सस्पेंड नहीं कर सकता है। उसका एक विस्तृत नियमावली है, रूल रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को पनिशमेंट देना है या सस्पेंड करना है सर्विस से, तो उसके लिए किसी आपका डिपार्टमेंट को किसी को मर्जी हुआ कि इसको सस्पेंड करेंगे तो नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले लॉजिंग कंप्लेंट और मेकिंग एलिगेशंस ऑफ द मिसकंडक्ट अगेंस्ट द सर्वेंट, अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट। तो कि जब किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट लॉन्च हो जाता है या किसी मिसकंडक्ट का एलिगेशन आता है, तो फिर उसके ऊपर जो है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो। तो जब कोई कंप्लेंट लॉन्च हो गया तो फिर नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, डेफिनेटली होल्डिंग अप द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी स्टार्ट करेगा। फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में जब उसको पता चला कि सचमुच प्राइमा फेसी ये केस बनता है, तो वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट को कंसीडर करते हुए, कंसीडर ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कौन कंडक्ट करेगा, डेफिनेटली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी करेगा। और फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, सो कॉज नोटिस टू द delinquent officials which prima facie held responsible in the preliminary inquiry। तो ये सो कॉज नोटिस भी जिसके ऊपर एलिगेशंस है या जिसके अगेंस्ट में, जिस एम्प्लॉय के अगेंस्ट में कंप्लेंट आया है, तो एक सो कॉज नोटिस इशू करेगा। और वो सो कॉज नोटिस कौन इशू करेगा, हमारे डिपार्टमेंट जिसको एक ऑथराइज पर्सन से बनाया है, उन्होंने जो है सो कॉज नोटिस करेगा कि आपके ऊपर जो है ये एलिगेशंस है, आपके ऊपर इस तरह का कंप्लेंट है, तो आप अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं। ये सो कॉज नोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सो कॉज नोटिस फर्स्ट नोटिस हो सकता है, सेकंड नोटिस हो सकता है। जब सो कॉज नोटिस चला गया तो एम्प्लॉय का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा कि उस सो कॉज नोटिस को रिप्लाई करे। तो रिप्लाई ऑफ द एम्प्लॉय टू द सो कॉज नोटिस, तो एम्प्लॉय अपनी बात रखेगा कि जो आप हमारे ऊपर जो एलिगेशंस है, उसके एलिगेशंस नंबर 1, 2, 3, 4 व्हाटएवर माइट बी, उसके संदर्भ में उनको क्या कहना है। नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए issuance of charge sheet to delinquent officials if reply is considered unsatisfactory by the disciplinary authority। तो जब एम्प्लॉय ने रिप्लाई कर दिया
अपने नोटिस का, तो फिर वो जो अथॉरिटी जो है एम्प्लॉय को एक चार्जशीट इशू करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं इशुएंस ऑफ द चार्जशीट टू द डिलिंक्वेंट ऑफिशियल। इफ रिप्लाई इज कंसीडर अनसेटिस्फैक्टरी बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा वैसे रिप्लाई जो है कंसीडर किया गया कि ये अनसेटिस्फैक्टरी है, यानी एम्प्लॉय ने अपनी बात रखा, रिप्लाई दिया कि हमारे ऊपर जो है जो एलिगेशन है इस संदर्भ में हमको ये कहना है, इसमें हम एकदम निर्दोष हैं, ऐसे सारा जो है एलिगेशन जो है, एलिगेशन नंबर ये हमारा झूठा है, एलिगेशन नंबर ये पार्टली सही है, या इस संदर्भ में ये कहना है। तो इसको जब उनकी रिप्लाई को जब कंसीडर नहीं किया अथॉरिटी, तो ऐसे स्थिति में चार्जशीट भेजेगा। फिर क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि रिप्लाइंग ऑफ द एम्प्लॉय टू द चार्जशीट। तो जब चार्जशीट चला गया तो फिर एम्प्लॉय जो है वो चार्जशीट में जो है चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, चार्ज नंबर 3, चार्ज नंबर 4, तो इस चार्ज नंबर 1 के बारे में एम्प्लॉय अपनी बात रखेगा कि इस संबंध में, फॉर एग्जाम्पल मान लिए बोला कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक से मेंटेन नहीं किया, तो उन्होंने कहेगा कि हाँ आपने, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स सही तरीके से मेंटेन किया, मुझे टोटल 18-20 प्रोजेक्ट का अकाउंट दिया गया, जो हमारा डेली वर्किंग रूटीन में 4 घंटा या 6 घंटा काम करने में ये संभव नहीं है, या हमारे ये काम नहीं है, जो भी है वो अपना एक्सप्लेनेशन देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि सिक्योरिटी ऑफ द रिप्लाई, स्क्रूटनी ऑफ द रिप्लाई बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करेंगे, जब रिप्लाई मिल गया किसका, चार्जशीट के संदर्भ में, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसको स्क्रूटनी करेंगे और देखेंगे। फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर्स, दैट इज ऑर्डर फॉर द रेगुलर इंक्वायरी एंड नॉमिनेटिंग ऑफ द प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स, जिसको हम लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भी कहते हैं। तो जैसे ही स्क्रूटनी करने के बाद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द्वारा उनके रिप्लाई को स्क्रूटनी किया गया, फिर एक इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा, और उन अपॉइंट करने के बाद बाकायदा एक लेटर देके उसको भेजा जाएगा कि आप इस मैटर को जो है इंक्वायर करेंगे, इंक्वायरी करने का, जिसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कहा जाएगा। नेक्स्ट जो है स्टेप क्या होगा कि लीगल असिस्टेंस फॉर डिफेंस। जब इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट हो गया तो डेफिनेटली जिसके ऊपर एलिगेशंस है उस एम्प्लॉय को बुलाया जाएगा, बाकायदा लेटर इशू करके। मान लीजिए कि फर्स्ट नोटिस में नहीं आया, फिर दूसरा नोटिस में बुलाया गया, दूसरा में आया, पर्टिकुलर डेट टाइम मेंशंस रहेगा, और अब वो इंक्वायरी करेंगे कि एक एक पॉइंट पे। अब इसमें क्या है कि एम्प्लॉय के पास एक लीगल असिस्टेंस, अपने डिफेंस के लिए लीगल असिस्टेंस का अधिकार रहेगा कि वो अपना लीगल असिस्टेंस ले सकता है, किसी एडवोकेट से मिल सकता है, एडवोकेट से बात कर सकता है, अपनी बातों को रखने के लिए, लीगल असिस्टेंस लेने के लिए वो एंटाइटल है। नेक्स्ट पॉइंट होगा क्या कि अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशंस ऑफ विटनेस, वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स। ये जो है वो उसको पहुंचेंगे और एग्जामिनेशंस करेंगे। दूसरा है कि सबमिशंस ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट बाय द इंक्वायरी ऑफिसर। यहाँ जो मैंने नेक्स्ट पहला पॉइंट कहा कि अटेंडेंस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि हालांकि वो विटनेस की बात है, अटेंडेंस की बात है, एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंटेशन कोई भी चीज जब प्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन यहाँ एविडेंस एक्ट 1872 के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि सबमिशंस ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट बाय द इंक्वायरी ऑफिसर। जब पूरा इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो इंक्वायरी ऑफिसर क्या करेंगे कि इंक्वायरी रिपोर्ट जो है सबमिशंस करेंगे, और फिर क्या करेंगे कि सो कॉज नोटिस टू द डिलिंक्वेंट एम्प्लॉय, और फिर डिलिंक्वेंट एम्प्लॉय को सो कॉज नोटिस इशू करेंगे, एंड सबमिशन ऑफ रिप्लाई, कंसीडर ऑफ द पास्ट रिकॉर्ड
ऑफ द डिलिंक्वेंट ऑफिशियल की, और फिर नेक्स्ट जो है सबमिशन ऑफ द रिप्लाई एंड कंसिडरेशन ऑफ द पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द डिलिंक्वेंट ऑफिशियल। नेक्स्ट जो होंगे पेनाल्टी इम्पोज, अगर उसको लगा कि नहीं यहाँ पे हमको पेनाल्टी इम्पोज करना है। कभी कभी प्रैक्टिकली क्या होता है कि जैसे ही हमारा स्टेप 1, 2, 3 इस तरह का कंप्लीट हुआ तो उस एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया, फिर बाद में होता है क्या कि उसको सस्पेंशन को रिवोक कर दिया। लेकिन जब इंक्वायरी कंप्लीट हो गया, सारा चीज कंप्लीट हो गया, तो डिपार्टमेंट क्या करेंगे, उसको पेनाल्टी इम्पोज करेंगे। अब पेनाल्टी इम्पोज मतलब क्या है जिसको हम लोग पनिशमेंट भी करते हैं। तो पनिशमेंट हो सकता है कि सिंपल पनिशमेंट होता है, हो सकता है थोड़ा हार्डर पनिशमेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को 3 क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंट्स अपहेल्ड कर दिया गया, उसको जो है आगे कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा फॉर द लाइफ टाइम, क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स है। या किसी को कर दिया कि 3 इंक्रीमेंट को होल्ड किया गया बट इट इज नॉट क्यूमुलेटिव, तो ये इस तरह का जो है पनिशमेंट सिंपल होगा या हार्डर होगा, किस तरह का होगा, ये पूरा इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर इंक्वायरी रिपोर्ट इंक्वायरी करने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर हम लोग इंटायर जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी प्रोसीड्योर्स को अगर बढ़िया से जान लेंगे, उनके लूप होल्स को, और डेफिनेटली एक चीज और है कि यहाँ पे जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट होंगे, इंक्वायरी प्रोसीड्योर होंगे, तो ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जनरली लेट डाउन इन अ सर्विस रूल एंड स्टैंडिंग ऑर्डर मेड देयर अंडर। ऐसे कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकता या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग को कंक्लूड नहीं कर सकता। उसको डेफिनेटली डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज जनरली लेट डाउन इन सर्विस रूल, उनका एक सर्विस रूल होगा। जैसे हमारे बिहार सर्विस रूल है, झारखंड सर्विस रूल है, या हमारा सीआईएसएफ का है तो उनके अलग है सर्विस रूल है। तो उस सर्विस रूल के अंदर और स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंदर ही हमारा ये होगा, इंक्वायरी प्रोसीडिंग को जो है कंप्लीट होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स कि ये जो है कोई भी प्रोसीड्योर जो है लेट डाउन हुआ है, ये डिपार्टमेंट का अपना प्रोसीड्योर है, लेकिन अपना रूल्स रेगुलेशंस है, लेकिन ये रूल एंड रेगुलेशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल्स को हिट नहीं कर सकता, उसके बाहर नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि एनी प्रोसीड्योर, any departmental procedure so let down is subordinated to the provisions of the Constitution of India. That is, any rule cannot be ultra vires the provisions of the Constitution. That is article, for the example, Article 310 and 311. और जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि provision of the Indian Evidence Act 1872 do not apply to the departmental proceedings. तो होप सो फ्रेंड्स कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स की प्रोसीड्योर को हम लोग अच्छे से आज जान पाए और अपने प्रैक्टिकल्स लाइफ में, यानी हमारे जो प्रैक्टिस लाइफ है एडवोकेट्स का है, इसमें इसका हम लोग लाभ उठाएंगे। ओके, जय हिंद।